नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। और सबसे बड़ी खबर आज की यही है कि लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसके साथ ही आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। 543 सीटों की ये लड़ाई और इसके लिए होंगे चुनाव 7 फेजेस में, 7 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे। जो पहले फेज की वोटिंग है 19 अप्रैल को होगी और जो अंतिम फेज है यानी कि 7th फेज उसकी वोटिंग 1 जून को होगी। और उसके बाद फिंगर्स क्रॉस सभी पार्टीज के लिए तारीख होगी 4 जून की, क्योंकि 4 जून को नतीजे आएंगे और 4 जून को यह पता चल जाएगा कि लोकसभा चुनाव 2024 का सरताज कौन है, कौन सी सरकार जीती है। वोटिंग से लेकर नतीजे तक 46 दिन का वक्त इस बार रहने वाला है। और लोकसभा के साथ साथ 4 राज्य यानी कि आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल और सिक्किम में विधानसभा चुनाव की तारीखें भी जारी कर दी गई हैं। ओडिशा में 13 मई को, फिर उसके बाद 20 मई, 25 मई, 1 जून को वोटिंग इन राज्यों में होगी, इसमें होगी। और बाकी जो 3 राज्य हैं उसमें एक फेज में चुनाव हो जाएंगे। अरुणाचल, सिक्किम में 19 अप्रैल को, आंध्र प्रदेश में 13 मई को वोट डाले जाएंगे। और इसी के साथ जिस बात का इंतजार था यानी कि चुनावी रणभेरी बजने का, वो आखिरकार बज चुकी है। और इसीलिए बिना समय गवाए एक तरफ जहां पर हमारे तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं, तो इसी बीच मेहमानों का एक खास पैनल हमारे साथ है। विजय शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टीना कनवीर कांग्रेस की प्रवक्ता हमें ज्वाइन इन कर चुकी हैं। राहुल लाल जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे अब से थोड़ी ही देर बाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद होंगे। संदीप चौधरी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और मेरे सहयोगी अखिलेश सोलंकी भोपाल से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही अक्षय दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसीलिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हुए अक्षय और अखिलेश, सबसे पहले आपके पास आऊंगी और शुरुआत अक्षय आपके साथ करते हुए, क्योंकि इंतजार खत्म और डेट शीट जारी, यानी कि अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी, रिवीजन का एक अंतिम मौका और उसके बाद रिजल्ट 4 जून को सबके सामने होंगे और दिलचस्प चुनाव इस बार निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। अक्षय। बिल्कुल पूर्णिमा, 46 दिन का जो मैराथन है वो शुरू हो जाएगा और निश्चित रूप से डेट की अनाउंसमेंट के बाद अब पार्टियों ने भी अपनी कमर कस ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कहा कि जिस तरह से 140 करोड़ देशवासियों का उन्हें समर्थन मिल रहा है, जिस तरह से सरकारें रही हैं भ्रष्टाचार और तमाम चीज़ों में लिप्त रही हैं, लेकिन उनकी सरकार ने बेहतर काम किया है। एनडीए और बीजेपी को अब स्पष्ट बहुमत मिलेगा। उसी तरफ अब दूसरी तरफ राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है वो आज खत्म हो रही है और इसके अलावा कल इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक बुलाई गई है, एक रैली बड़ी बुलाई गई है जिसमें कि तमाम इंडिया गठबंधन के सहयोगों को आमंत्रित किया गया है। नेताओं की भागदौड़ तो शुरू होगी ही, अब मतदाताओं की भी एक तरफ से कह सकते हैं कि परीक्षा है कि वोटर टर्नआउट कितने प्रतिशत कर पाते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर कहा कि वो सुख सुविधा देने जा रहे हैं, सुविधाएं मुहैया कराने जा रहे हैं। अर्बन वोटर से अपील की है कि वो घरों से निकले, बाहर जाएं और कन्याकुमारी इसके लिए सहयोग मांगा गया है आपका और हमारा। अक्षय, कहा गया है मीडिया से कि जागरूकता फैलाएं ताकि लोग पोलिंग बूथ तक पहुंचे। हम इसका इंतजाम कर रहे हैं लेकिन वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। अखिलेश, आपके पास आते हैं और बड़ी दिलचस्प बात, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो महिलाएं हैं वो बड़ी ही डिसाइडिंग फैक्टर रही हैं और जब इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो इस बात का जिक्र किया गया कि महिला वोटर्स कितनी तादाद में चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पिछली बार निकली और इसके साथ ही इस बार जो है महिला वोटर्स की संख्या कहीं ना कहीं भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि ओवरऑल मैं आपसे लोकसभा चुनाव के संदर्भ में समझना चाहती हूं कि कितना दिलचस्प इस बार का यह चुनाव। एक तरफ अलायंस है और दूसरी तरफ मोदी जी कह रहे हैं बीजेपी एनडीए तैयार है और अपने ट्रैक रिकॉर्ड के साथ जा रहे हैं। बिल्कुल 10 साल के परफॉर्मेंस पर वोट मांग रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश का ही जिक्र करें या पूरे नॉर्थ इंडिया का जिक्र करें तो हिंदी पट्टी पर एक तरह से हम कह सकते हैं बीजेपी कॉन्फिडेंट है और एक तरह से कांग्रेस जो है कोशिश कर रही है पिछले रिकॉर्ड को बेहतर करने की।
तो लड़ाई अपने आप से ज्यादा है। 2019 का जो नतीजा था, बीजेपी भी कोशिश कर रही कि उसको बेहतर करे। अगर मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 28 सीटें जीती थी, बीजेपी की कोशिश है 29 जीतने की, और कांग्रेस की कोशिश ये है कि वो 1 से बढ़कर वो 5-6 तक या 7 तक पहुंचने की कोशिश करे। न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि आसपास से जो हिंदी पट्टी है, जहां अभी विधानसभा चुनाव हुए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहां पर कैसे बेहतर कांग्रेस करे, इसकी कोशिश कांग्रेस पार्टी भी करेगी। लेकिन मुकाबला बड़ा रोचक है और प्रत्याशी चयन में दोनों ही पार्टियों ने अपनी तरह से सही रणनीति का एक तरह से मुजाहिरा किया है। लेकिन रणनीति कितनी कारगर साबित होगी, ये तो 2 जून की रोटी जब पूरी होगी, 4 जून का समय आएगा तब तय होगा। लेकिन 4 चरणों में जो मध्य प्रदेश में चुनाव है उसमें बहुत कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। अपर हैंड किसका होगा, उसका आपने जैसे जिक्र किया कि महिलाएं जिस तरफ जाएंगी उस तरफ वोट पड़ता नजर आएगा। 2,80,00,000 के आसपास महिला वोटर है मध्य प्रदेश में, और पिछली बार विधानसभा का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो, और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में हम देखें तो महिला वोटर लोकसभा चुनाव में ज्यादा वोट करती हैं, जो हमने देखा, या ज्यादा वोट एक पार्टी की तरफ करती हैं। तो जो मास अपील है, महिलाओं में जो अपील है, उसका फायदा मिलता है। तो महिला वोटर डिसाइडिंग है नॉर्थ इंडिया में। जब हम अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम अकाउंटेबिलिटी की बात कर सकते हैं, हम जवाबदेही की बात कर सकते हैं। और इसीलिए भारत 24 अपने मन से लगातार इस बात की अपील करता रहेगा कि चुनाव आयोग अपना काम कर चुका है, आगे भी करेगा जब इलेक्शन कंडक्ट होंगे, लेकिन हर एक जनता जनार्दन को अपना काम करना है, यानी कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है, ताकि आप सरकारों से कम जवाब मांग सके। थानेश्वर भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और थानेश्वर, दोनों ही जगहों की मैं खासतौर पे बात करूंगी। आज भले ही तारीख का ऐलान हुआ हो, लेकिन चाहे हरियाणा हो और या फिर हिमाचल, जिस तरीके का पॉलिटिकल टर्मोइल दोनों ही जगह हमने देखा, एक तरफ राज्यसभा चुनावों को लेकर हिमाचल में, तो दूसरी तरफ हरियाणा में नए चेहरे के साथ बीजेपी अब सामने आई है। जाहिर है हरियाणा का स्कोर रेट आप बीजेपी का किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि जाट वोटर्स, ओबीसी फैक्टर, ये तमाम ऐसी चीजें जिस पर बीजेपी न सिर्फ हरियाणा बल्कि ओवरऑल लोकसभा चुनावों में बहुत काउंट करती हुई नजर आ रही है। या इतिहास गवाह है, बीजेपी ने जितने भी कैंडिडेट खड़े करते हैं, जहां जहां वो करती है या सीएम का दावेदार बनाती है, गैर जाट को ही बनाती है। हरियाणा में भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब जिस तरीके से जिस तरीके से नायब सैनिक के नाम पर दाव खेला है, वो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। ओबीसी कैटेगरी से आने के कारण और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो 10 साल कार्य किए गए, विकास कार्य हरियाणा में करवाए गए, उनके बदले में वोट मांगने के लिए जा रही है। और बीजेपी का प्रयास है कि पहले जिस तरीके 10 की 10 सीटें बीजेपी जीत के आई थी, इस बार भी हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतकर आने का उम्मीद है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार हरियाणा, पंजाब, हिमाचल में चुनाव बहुत ही दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि इंडिया गठबंधन हिमाचल और हरियाणा में तो इंप्लीमेंट होगा, लेकिन पंजाब में इंप्लीमेंट नहीं होगा। हरियाणा की जो सीमा है वो पंजाब को चारों तरफ से टच करती है और उधर हिमाचल की टच करती है। एक तरफ तो इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो आपस में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पंजाब में वो एक दूसरे को गालियां देते नजर आएंगे, एक दूसरे की कमियां गिनाते नजर आएंगे। इस करके हरियाणा, पंजाब, हिमाचल के अंदर जो मुकाबला बहुत ही दिलचस्प बनने जा रहा है। और जिस तरीके से एक के बाद एक मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में विकास कार्य करवाए हैं, या जिस तरीके से राज्यसभा सीट हिमाचल के अंदर जीतकर सामने आई है बीजेपी की, उससे लगता है कि बीजेपी का ग्राफ जो है हरियाणा में काफी आगे बढ़ सकता है। हालांकि जिस तरीके अभी हरियाणा के अंदर जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन टूटा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि गठबंधन टूटने के बाद खुशी खुशी दोनों अलग हुए, कोई किसी की कमियां नहीं गिनवा रहा है। दोनों के लिए तो विन विन सिचुएशन ही थी ये, थानेश्वर, दोनों के लिए ये विन विन सिचुएशन थी। लेकिन इन दोनों के लिए विन विन सिचुएशन किसके लिए नुकसान का सबब, ये तो जाहिर है कि जब इलेक्शंस होंगे तब पता चल पाएगा। इसी बीच में अस्मित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अस्मित, बिहार में भले ही नीतीश कुमार ने कह दिया हो कि अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे, लेकिन वोटर्स इधर उधर कहीं खिसकते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जातीय जनगणना, इंडिया अलायंस की एकजुटता, उसका अगर कोई सूत्रधार रहा तो वो नीतीश कुमार, लेकिन अब वो आ चुके हैं बीजेपी के साथ। तो वोटर का क्या मन इस पे कुछ बदल सकता है या इंटैक्ट रहेंगे वोटर्स? नहीं, बिल्कुल देखिए, क्योंकि बिहार के खास करके जो वोटर्स है ना, वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति को बड़ी बखूबी तरीके से अब समझने लगे हैं पूर्णिमा। और यही कारण है कि देखिए इस बार सबसे ज्यादा जो है फोकस रहेगा वो युवाओं पे रहेगा। और 1,73,00,000 इस बार बिहार में युवा वोटर्स हैं जो इस बार पहली दफे वोट डालने भी जाएंगे। और बहुत ऐसे भी वोटर्स हैं
जो कई दफे उन्होंने वोट डाला है। लेकिन एक बात ये भी कहा जाता है बिहार के मुख्यमंत्री के लिए कि उनके बहुत साइलेंट वोटर्स होते हैं। भले ही ऑन कैमरा वो ये कहेंगे कि नीतीश कुमार बहुत बार पलटी मारते हैं, वो दूसरे गठबंधन में जाते हैं, लेकिन वोट वो जाकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके साथ साथ जिस तरह से बिहार में भी अब चुनाव होंगे, इसको लेकर के देश भर की नजरें बिहार पे रहेंगी, क्योंकि ये एक ऐसा प्रदेश है जो तय करता है, क्योंकि संभावित जो सरकारें बनती हैं उसमें जो सियासी गठजोड़ जो होते हैं, जो जोड़ तोड़ की राजनीति जो होती है, उसमें नफा नुकसान जो है यही प्रदेश तय करता है। और यही कारण है कि बहुत ज्यादा फोकस जो है देश भर की निगाहें बिहार पे रहेगी। और इस बार तो बहुत ज्यादा दिलचस्प है मुकाबला, दो चाचा और दो भतीजे की लड़ाई है। एक तरफ चाचा पशुपति पारस हैं, चिराग पासवान है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुखिया नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच तो लड़ाई है ही। क्योंकि देखिए हाजीपुर सीट को लेकर अभी भी पेच फंसा है बिहार में। अभी भी आप बात करें तो बेगूसराय जिले हो गए या फिर कई ऐसे जिले हैं जहां से असमरी चौबे बक्सर से वो जीत के आए थे। जी नहीं, बिल्कुल फंसा है, क्योंकि देखिए पशुपति पारस ने कल जो बैठक दिल्ली में की थी उसमें ये कहा था कि देखिए अभी तक मुझे भरोसा है एनडीए की तरफ से, बहुत ज्यादा अधिकारी घोषणा नहीं हुआ है, जब अधिकारी घोषणा होगा तब हम मानेंगे, नहीं होता है घोषणा हमारे फेवर में तो हमारी पार्टी स्वतंत्र है किसी के साथ जाने के लिए। तो पेज फंसा है। चिराग भले ये दावा कर रहे हो कि वो हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पेज फंसा है पूर्णिमा भी। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए। लेकिन इसी बीच में आइए मेहमानों का रुख कर लेते हैं। विजय शर्मा जी बीजेपी की तरफ से है, टीना जी कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, राहुल लाल जी, सौरभ दुबे और संदीप जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। और शुरुआत विजय शर्मा जी आप ही के साथ करना चाहूंगी, क्योंकि 116 उससे 282 और फिर 303 और इस बार नारा 400 पार, जिसमें 370 की। चलिए मैं आपसे बात कर लेती हूं, ये जो सेंटिमेंट्स आपने कनेक्ट किए हैं ना, जम्मू कश्मीर से 370 और फिर इधर 370 बीजेपी पार जाते हुए, ये कनेक्टिंग द डॉट्स जो सेंटिमेंट्स पूरे देश भर में आप जोड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी अपने ट्रैक रिकॉर्ड की बात करते हैं, ये 400 पार प्रैक्टिकली बीजेपी को कितना बेहतर इस वक्त लग रहा है, प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर बताइएगा सर। मेरा आपके सारे श्रोताओं को नमस्कार, और मैं इस लोकतंत्र के महापर्व पे आप सारे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, आप 2019 का इलेक्शन याद कीजिए, मोदी जी ने घोषणा की थी कि मैं अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाऊंगा, और रिपोर्ट कार्ड लेकर मोदी जी गए, हमारी सरकार गई, और जनता ने हमारे को क्या रिस्पॉन्स दिया आपके सामने है सारा सब कुछ। अब की बारी भी वही है हमारा कि हमारे काम बोलते हैं, मोदी जी के जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। चाहे महिला हो, दलित हो, युवा हो, कोई भी हो, हमने सबके लिए काम किया है। इतनी सारी योजनाएं लेके हम आए हैं और उन योजनाओं को इतने अच्छे से कार्यान्वित किया है कि कोई भी वर्ग जो पीछे बैठा हुआ है वो भी कहीं अछूत ना रह जाए। सबको सब कुछ देने का कार्य किया है, चाहे वो बेशक से आपको हेल्थ में देख लीजिए, जो अपना योजना है 5 लाख रुपए तक की, चाहे उज्ज्वला योजना देख लीजिए, मकान बनाने की देख लीजिए, किसान निधि के तौर पे सम्मान देने की योजना देख लीजिए, और उसके अलावा आप देखो कि इतने बेहतर तरीके से रोड बनाने की, कनेक्टिविटी का मामला देख लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, पहले यूपी में क्या हाल होता था, पूरे देश के अंदर देश की सुरक्षा का देख लीजिए। और आपकी पार्टी चुनाव आचार संहिता का पालन आपने आ रही हूँ राहुल लाल जी, राहुल लाल जी आ रही हूँ, आपको समय मिलेगा, राहुल लाल जी मिलेगा समय, रुक जाइए जरा। पहले चलता था कि एक आदमी जाके वहां उस किसी चीज का औपचारिक ऐलान करता था कि ये चीजें हम बनाएंगे, लेकिन वो दशकों तक नहीं बनती थी। 3 मुद्दे बता दीजिए सर, फिर उसके बाद कांग्रेस के पास जाऊंगी। विजय जी 3 मुद्दे आपके ट्रैक रिकॉर्ड में क्या है जिसके आधार पर जनता के बीच आप जा रहे हैं? विजय जी 3 मुद्दे जल्दी से, मोदी जी ने पूरा किया है, जल्दी से 3 मुद्दे सर। हमारे 3 मुद्दे हैं, विकास, विकास और विकास, सिर्फ विकास से ही देश आगे बढ़ेगा। ठीक है राहुल लाल जी, टीना जी को थोड़ा सा पहले समय दे दीजिए, उसके बाद आती हूं मैं आपके पास सर, आ रही हूं मैं आपके पास। टीना जी, अब बीजेपी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है जिसकी बात प्रधानमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं, उसी ट्रैक रिकॉर्ड का आपको बस एक उदाहरण देती हूं और उसके बाद कांग्रेस की स्थिति को आप स्पष्ट कर दीजिएगा। 2009 में सिर्फ एक सीट थी जहां पर बीजेपी 3 लाख से ज्यादा के मार्जिन से जीती थी।
2019 में ऐसी सीटों की संख्या बढ़कर 105 हो गई। 1 से 105 बीजेपी पहुंची। अभी आपकी स्थिति ऐसी है अलायंस में कि कहीं पर सीट शेयरिंग फॉर्मूला फिक्स है तो अभी कहीं पर नहीं है। आप बात करते हैं मोदी को हराने की। इस ट्रैक रिकॉर्ड के साथ जहां पर मोदी बात करते हैं 400 पार की और पूरे देश भर को न सिर्फ वो अपना परिवार बताते हैं बल्कि पूरा देश भर भी कह रहा है कि मैं भी मोदी का परिवार। ऐसे में अपने अलायंस को 2024 के चुनाव में आप कहां पर देख रहे हैं? देखिए, आज चुनाव का बिगुल बज गया है और जिस तरीके से जो आपने सवाल पूछा है, इससे पहले मैं एक बात बता देना चाहती हूँ। समय बदलता है, समय बदलेगा और जिस प्रकार से जो मोदी जी जो आप जो कह रही हैं मोदी जी का परिवार, तो मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी कि किसान मोदी जी के परिवार में नहीं आते और क्या मणिपुर की महिलाएं मोदी जी के परिवार में नहीं आती? और जब बार बार ये कहा जाता है काम को लेकर कि मोदी जी ने क्या काम किया, बताइए, गवर्नेंस पर भी मोदी जी बोलते हुए अच्छे नहीं लगते हैं क्योंकि यही सरकार है जो कि जब मणिपुर में राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री की भूमिका निभाई, राहुल गांधी जी वहां गए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जो कि सिटिंग प्रधानमंत्री है वो नहीं जा पाए। अब ये क्यों नहीं जा पाए, ये तो वो बताएंगे कि क्यों नहीं जा पा रहे। लेकिन आज जो इस समय इस भारत देश की अगर बात की जाए तो इसमें सारी भूमिका देश के प्रधानमंत्री की भूमिका राहुल गांधी निभा रहे हैं और कोई नेता नहीं निभा रहा है। वो युवाओं के मुद्दे उठा रहे हैं, वो रोजगार के मुद्दे उठा रहे हैं, लगातार युवाओं से संवाद कर रहे हैं। लेकिन आप बताइए कि देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव से पहले, मैं आपकी बात नहीं कर, चुनाव से पहले 2014 में मुझे अभी भी याद है, वो SRCC जा रहे थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी जा रहे थे, युवाओं से चर्चा कर रहे थे। लेकिन चुनाव जब सत्ता में आ गए उसके बाद उन्होंने कब संवाद किया, कब उन्होंने बात की? आज जाइए ना, आज जाइए यूनिवर्सिटी में, जाइए बातचीत करिए मोदी जी से। पहला सवाल यही पूछा जाएगा कि आपने इन 10 सालों में कितने युवाओं को नौकरी दी, पहली बार। क्योंकि आप देखिए कि 30 लाख के करीब जो है नौकरियां केंद्र सरकार में खाली हैं। क्या टीना जी, क्या आपने लाभार्थियों के साथ मोदी जी का संवाद नहीं सुना? क्या आपने बच्चों के साथ मोदी जी का संवाद नहीं सुना? क्या आपने मोदी जी के मन की बात नहीं सुनी जिसमें ऐसे लोगों की बात? क्या आपने जो लेबर्स होते हैं, जो जगह जगह निर्माण, आप राम मंदिर याद कर लीजिए, उनके साथ क्या आपने उनका संवाद नहीं देखा? प्रधानमंत्री जी का कोई भी संवाद आपने सुना क्या, या आपने उसको पूरी तरीके से अनदेखा कर दिया? ये आप भूल गई हैं, वो संवाद नहीं करते, वो मन की बात करते हैं और ये मन की बात आप ही लोग चैनल पे चलाते हैं, जन की बात नहीं करते हैं। मेरा कहना ये है कि देश के प्रधानमंत्री की क्या भूमिका है कि जब इस देश के अंदर महिलाओं की परिस्थिति ऐसी है कि जब उनको नग्न करके परेड किया गया तो किसको मिलना चाहिए था, किसको जाना चाहिए था, किसको आंसू पूछने चाहिए थे? राहुल गांधी उनके आंसू पूछने गए थे, देश के प्रधानमंत्री नहीं पूछने गए थे और उनके मुंह से तो निकला भी नहीं। संदेश खाली गई थी आप महिलाओं के आंसू पोंछने के लिए? टीना जी, नहीं, संदेश खाली पहुंची थी आप महिलाओं के आंसू पोंछने के लिए? देखिए, मुद्दे इसमें बहुत है, टीना जी, लेकिन बात यह है, आपने कहा कि समय बदलता है और ये बात सच है कि समय बदलता है। समय कांग्रेस का भी कैसे बदला? समय कांग्रेस का ऐसे बदला कि 2009 में जहां पर आप 106 पे थी, विपक्ष में बैठेंगे, सुनिए 206 पर थी मैडम, एक सेकंड टीना जी सुनिए तो सही। 2009 में जहां पर आप 206 पर थी, फिर उसके बाद आपकी पार्टी 44 पर आ गई 2014 में और फिर गिरते गिरते थोड़ा संभलते 2019 में 52 पर आ गई। 206, 44 और 52 पिछले 3 चुनावों का ये कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड बहरहाल मैंने सामने रखा है। अब राहुल लाल जी आपको ले आती हूँ, समय दीजिएगा मैम, काउंटर्स के लिए भरपूर समय है, काउंटर्स के लिए पूरा समय रहेगा, काउंटर्स के लिए पूरा समय रहेगा। रुकिएगा जरा विजय जी, टीना जी रुकिएगा जरा, राहुल लाल जी आपके पास आते हुए और इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आ जाती हूँ। 206, 44 और 52 ये ट्रैक रिकॉर्ड, मुझे ठोस बताइएगा सर, ठोस, क्योंकि अब तारीखों का ऐलान हो चुका है और सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलेगा। इंडिया अलायंस की 3 मजबूत कड़ियां आप मुझे इस वक्त बता दीजिए जहां पर वो मोदी को टक्कर दे रहे हैं और जहां पर 400 पार के उनके नारे को ध्वस्त कर रहे हैं। सबसे पहला जैसा आपने आंकड़ा रखा कि भाई किस तरह से संख्याएं घटी है कांग्रेस की, चलिए संख्याएं देखिए। अब आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की संख्या को देखिए, वो भी कभी 2 पे थी, आज सोचिए कि प्रचंड बहुमत की सरकार चला रही है। तो संख्या प्रत्येक चुनाव, हर चुनाव पिछले चुनाव से बिल्कुल अलग होता है। इस चुनाव को हम लोग पिछले चुनाव के उसी आईने से नहीं देखेंगे उसको, नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी जो 370 का नैरेटिव गढ़ रही थी, आज के चुनाव में वो 370 का नैरेटिव भी टूट गया। पूर्णिमा जी आप पूछिए क्या कैसे टूट गया?
आप बताइए 370 हट गया, 370 हटने के बावजूद भी 2019 में कितने चरण में चुनाव हुए थे? जम्मू कश्मीर में 4 चरण में चुनाव हुए थे। अब बताइए 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री कह रहे कि बड़ा सब कुछ कंट्रोल में है, केंद्र सरकार कहता के थक जा रही है, लेकिन 5 चरण में चुनाव हो रहे हैं। तो स्थिति यह है कि उल्टे 4 चरण के में पहले जो चुनाव संपन्न जम्मू कश्मीर में हो जाते थे, 370 हटने के बाद उसमें 1 चरण में और वृद्धि हो गई है। चुनाव एक मान रही है कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर इतना आसान नहीं है कि 4 चरण में चुनाव संपन्न हो जाए। तो सरकार, लेकिन देखिए राजीव कुमार जी ने कह दिया है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाएंगे। अभी भी खबर आई है, इसीलिए बस आपको बता रही हूँ। कानूनी तौर पर जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का अधिकार है, इस बात को वो अभी अभी कह चुके हैं और ये अभी भी खबर थी, इसीलिए मैंने इसका जिक्र कर दिया। मैं तो कह रहा हूँ कि वो तो लोकसभा चुनाव के साथ करा था विधानसभा चुनाव, वो तो करा था लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव करा। जम्मू कश्मीर की जनता, ये तो फीजिबिलिटी चुनाव आयोग देखेगा ना राहुल लाल जी, ये बैठकर आप थोड़ी तय करेंगे, ये बैठकर आप थोड़ी तय करेंगे। ये तो चुनाव आयोग अपने हिसाब से दौरा तो किया है, जब जम्मू कश्मीर का दौरा चुनाव आयोग की टीम ने किया है कि नहीं किया है? सर ये बताइए। और आप कहते हैं कि जमीन पर हालात बदले, ये बताइए राहुल लाल जी, आप गए हैं कश्मीर? अभी रिसेंट डेज में गए हैं आप? मैं तो गया हूँ, लेकिन मैं भी गई हूँ और इसीलिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है और इसीलिए आपको यहाँ पर बैठकर पूरी मजबूती के साथ मैं ये बता रही हूँ कि जम्मू कश्मीर में हालात बहुत सुधरे हैं, वहां के लोगों की सोच में बहुत बदलाव आया है, वहां के सांसदों का रिपोर्ट कार्ड में लेकर आई हूँ और जितनी वहां की जनता त्रस्त नजर आई ना फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला से और उनके तमाम सांसदों से, एकदम वो कह रहे हैं कि उनका जीवन स्तर खराब कर दिया उन लोगों ने। खैर जम्मू कश्मीर की अकेले बात नहीं है, जम्मू कश्मीर की राहुल लाल जी एक अकेले बात नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है तो एज अ होल में इसको एनालाइज करने की कोशिश कर रही हूं। एक चीज बता दीजिए पूर्णिमा जी, 2019 में 4 चरण में हो गए, 2024 में 5 चरण में क्या हो रहा है? आखिर सोच के देखिए। अरे सर अब इसमें घुसेंगे तो फिर तो आप चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर दीजिए। आप ईवीएम पर अब आप कर नहीं पाएंगे तो अब आप इसमें भी। राहुल लाल जी मैंने कहा ना कि ठोस बताइएगा, फिर आप मेरे को चर्चा अच्छी हो रही है तो उसमें ठोस बातें रखिए ना। फिर मैंने पूछा 3 मजबूत बातें इंडिया अलायंस की, आप मुझे बता दीजिए कैसे 400 पार को टक्कर दे रही है? देखिए इंडिया अलायंस की 3 प्रमुख बातें में पहला नंबर, वहां पे फिजिक्स भी है और वहां पे केमिस्ट्री भी है, तो वहां पे दोनों चीजें इंडिया की चीजें नजर आ रही है। वहां पे नंबर 1 वहां पे मुद्दा है। एक तरह से एनडीए में क्या प्रधानमंत्री जी का चेहरा उनके झूठे बयान है, जबकि अगर हम लोग दूसरे संदर्भ में देखें तो सीधे सीधे मान लेंगे भ्रष्टाचार जो इलेक्टोरल बॉन्ड से जो खुल के भ्रष्टाचार सामने रहा वो मामला है, किसानों का मामला है, मणिपुर में महिलाओं के साथ जो हिंसा, लेकिन विपक्ष नहीं बुना पा रहा ना इलेक्टोरल बॉन्ड को। समस्या तो यही है ना सौरभ जी, इलेक्टोरल बॉन्ड हो, सीएए हो, राम मंदिर का निर्माण हो, 370 का हटना हो, इकोनॉमी माफी चाहूंगी, इकोनॉमी बेहतर होने की बात हो, या इसके अलावा ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुझे जरा अलायंस की मजबूती अगर एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस 400 पार के समक्ष आपको नजर आती हो तो बता दीजिए मुझे कोई। पूर्णिमा जी 400 पार कर पा रही है बीजेपी, जो 400 पार के आंकड़े दिख रहे हैं, हमें तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा कि बीजेपी 400 पार जा रही है। वो तो स्लोगन दिया मैंने पूछ लिया ना सौरभ जी से, वो भी राजनीतिक विश्लेषक है, समझ लेती हूं उनके नजरिए से। लोकतंत्र का जो महापर्व है उसकी चुनाव आयोग ने उसकी तारीखों का आज ऐलान कर दिया और साथ ही साथ हिदायत दे दी कि किसी तरह का झूठ और अफवाह अब आप लोग फैलाएंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। सभी राजनीतिक पार्टियों के ऊपर ये जो है लागू होता है। अरे राहुल जी सुन लीजिए, राहुल लाल जी सुन लीजिए, अभी शुरू ही किया है उन्होंने, सुन लीजिए। जिस प्रकार से देखिए, आप पहले तो मैं आपका जवाब दे दूं, कश्मीर की बात कर रहे हैं, कश्मीर की चिंता मत करिए, भारत सरकार कश्मीर की चिंता कर रही है। उसी कश्मीर में राहुल गांधी जी जाकर के लाल चौक पे तिरंगा फहरा करके अभी आए थे और बर्फ की घाटियों में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी खुल करके खेल रहे थे। ये मेरे लिए और देश के लिए एक अच्छा जो है दृश्य देखने को मिला था। अब आप आ जाइए अपने इनकी रणनीतियों पे, चैनल पे बैठ करके आप चुनाव आयोग जैसी बड़ी संस्था, संवैधानिक संस्था को बता रहे हैं कि तारीखों का ऐलान किस प्रकार से करना चाहिए, बजाय उसके कि आपको यह बताना चाहिए कि आपकी रणनीति अब क्या रहेगी। आप किस प्रकार से उस व्यक्ति के सामने चुनाव लड़ने जाएंगे जिसकी लोकप्रियता आज देश में बढ़ चढ़ करके बोल रही है, जो व्यक्ति 370 स्वयं के लिए और 400 अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के उसके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार लगा हुआ है, उस व्यक्ति से आपको लड़ना है। तो आपके पास क्या ऐसा प्रतिद्वंदी है
चलिए नहीं है मान लेते हैं, तो क्या आपके पास ऐसी कोई रणनीति है जो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए बनाई है? कहां है वो रणनीति? आपके साथ कोई पार्टी का गठबंधन हुआ है, समाजवादी पार्टी का एक दिखाई देता है, लेकिन क्या ममता बनर्जी अभी भी किसी प्रकार से आपके साथ है? क्या किसी प्रकार से आम आदमी पार्टी पंजाब में कुछ सीटें आपको देने के लिए राजी हुई है? अभी आप देखिए, अभी आप चुनाव मुद्दों की बात करिए, चैनल पे बरगलाने का काम मत करिए राहुल जी। आप देखिए अपनी पार्टी के लिए अगर ऐसे बात करेंगे, बिना उस तर्कों तथ्यों के साथ बात करेंगे, नहीं उनकी पार्टी है क्या कोई? इनकी पार्टी है क्या? राहुल लाल जी की कौन सी पार्टी है? कौन सी पार्टी है इनकी? राहुल लाल जी समर्थक है, तो वो कह देंगे कि आप बीजेपी से, वो कह देंगे कि आप बीजेपी से। मेरी विचारधारा है, तो मेरी विचारधारा कांग्रेस की है। देखिए मेरी विचारधारा, अगर विचारधारा मिलनी चाहिए, आपकी विचारधारा जो है या तो आपकी दक्षिण भारत सोच से मिलनी चाहिए, उत्तर भारत की सोच से मिलनी चाहिए, या किसी प्रकार की एक सोच से मिलनी चाहिए। लेकिन अगर वामपंथी विचारधारा मेरी नहीं है, मेरी राष्ट्रवादी विचारधारा है। उस राष्ट्रवादी विचारधारा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्माई नेतृत्व आता है। मैं राहुल गांधी जी का भी सम्मान करता हूं, आप ये कह रहे हैं सौरभ जी, सम्मान करता हूं। आप ये कह रहे हैं कि जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि लड़ाई विचारधारा की है और ये लड़ाई जारी रहेगी, तो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो विचारधारा है वो वामपंथी है और आपकी जो है राष्ट्र के प्रति समर्पित है। मतलब आपने सीधे सीधे बांट दिया दोनों पार्टियों को, एक वामपंथी सोच की है और दूसरी जो है वो राष्ट्र से प्रेम करती है। तो कांग्रेस का या अलायंस का कोई भी व्यक्ति राष्ट्र से प्रेम नहीं करता, आप कह रहे हैं? उनके लिए राष्ट्र प्रेम कुछ नहीं है, राष्ट्रहित कुछ नहीं है उनके लिए, आप कह रहे हैं? वामपंथी जो सोच है वो देश विरोधी सोच है, आपको ये समझना पड़ेगा। ये वही लोग हैं जिन्होंने इतिहास में हमको मुगलों का इतिहास पढ़ाया, वैसा इतिहास हमें राहुल जी सुनिए, वामपंथी विचारधारा के लोग ही हैं जिन्होंने हमें भारत से, हिंदुस्तान के लोगों से, उनकी संस्कृति से काटने का प्रयास किया। और दूसरी विचारधारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, जो 140 करोड़ देशवासियों की बात करती है, देश हित की बात करती है, राष्ट्र हित की बात करती है, और हमेशा से पूरे अखंड भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए चल रही है। सिर्फ वो ठीक है, तो यही ट्रैक रिकॉर्ड है प्रधानमंत्री मोदी का, जो उनको 400 पार लेकर जाएगा, आप ये कह रहे हैं। ठीक है, इसी बीच में मैं आना चाहूंगी संदीप चौधरी जी आपके पास। मैं फैक्ट्स के साथ और कुछ डेटा के साथ आपसे एक सवाल रखना चाहूंगी और माफी चाहूंगी कि थोड़ा देर से आपके पास आ पा रही हूं। 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर 2009 के बाद से 2019 तक, मतलब अगर आप देखेंगे कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर 100% से ज्यादा बीजेपी का बेहतर प्रदर्शन रहा है। फिर उसमें आप पश्चिम बंगाल जैसे राज्य को इंक्लूड कर सकते हैं, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, असम, यूपी, दिल्ली, राजस्थान, ये और इसके साथ साथ हरियाणा भी। ये वो जगह है, कहीं पर 1700, कहीं पर 1000, कहीं पर 700%। इसी तरीके से बीजेपी का परफॉर्मेंस रेट बढ़ा है। लेकिन आपको लगता है कि 2024 के चुनाव में 400 पार जाने के लिए दक्षिण का रास्ता बीजेपी को, एनडीए को मजबूत करना होगा, तभी यह मुमकिन है? और अगर हां तो वो कैसे करेगी बीजेपी? देखिए पूर्णिमा जी, ये सवाल आपने लगभग सभी साथियों से पूछा, लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया कि बीजेपी कैसे 400 पार करेगी और कांग्रेस किस तरीके से अपना मामला सुधारेगी। और एक साथी बैठे हैं, उन्होंने कहा कि कभी बीजेपी भी 2 सीटों पर थी। देखिए हर कोई, जैसे पहले आप कक्षा 1 में होते हैं, 2 में, 3 में, 4 में, इस तरीके से जो बीजेपी ने अपना सफर शुरू किया, 2 सीटों से लेकर सफर शुरू किया, आज 303 पर है और उनके सहयोगियों की मिलाकर 352 सीटें हैं। और 303 से 370 करना आसान है और 352 से 400 करना आसान है। लेकिन एक पार्टी जो कभी 400 पर होती थी, वो 400 से सिमटकर 52 पे आ गई है। तो इसमें पूर्णिमा जी समझने वाली जो बात है ये है, एक पार्टी और उसका अलायंस तो इसलिए चुनाव लड़ रहा है कि हमें 370 और 400 कैसे अचीव करना है, और एक पार्टी इसलिए अलायंस कर रहा है कि हमें अपनी सीटों को, अपने जनाधार को कैसे बचाना है, अपनी 52 को कैसे बचाना है, 52 से नीचे ग्राफ ना चले जाए। जहां तक बात की आपने साउथ की, संदीप जी, पूर्णिमा 400 का नारा तो कोई भी दे सकता है। प्रधानमंत्री पूर्णिमा जी, अगर हम राहुल साउथ लाल की जी बात बात सुन करें लीजिए, तो पहले पार्टी बात सुन लीजिए सर, भरपूर समय आपको दिया ना राहुल लाल जी, सुन लीजिए ना उनको भी। चाहे आप नॉर्थ ईस्ट की बात कर लीजिए, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी पहुंची है।
चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, 25-30 साल बाद उत्तर प्रदेश में वापसी की है, लगातार बिहार में मजबूत हुई है, लगातार बंगाल में मजबूत हो रही है। जहां पे दूसरे दलों की भी विधानसभा में सरकार है, वहां पर भी लोकसभा में मोदी जी ने झंडे गाड़े हैं, अपनी सीटें निकाल करके पार्टी को दी है। उड़ीसा जैसे स्टेट में अपना दानादार बढ़ाया है, तो लगातार साउथ में पार्टी मजबूत हो रही है, लोगों का विश्वास लगातार बन रहा है। और मैं पूर्णिमा जी राहुल लाल जी को और जो विपक्ष है इनको कहना चाहता हूँ, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो, हालातों को मत कोसो, आदम है तो हालात बदलना सीखो। तो आप अगर राहुल लाल जी आप एकदम इतना उत्तेजित क्यों हो जाते हैं? मैं बार बार कहती हूँ कि बात पूरी होने दीजिए। अरे लिख लीजिए ना साहब, काउंटर अपने आपके पास आएगा, समय तो बोलिएगा ना उस दौरान। नहीं तो नहीं सुन पाते ना फिर दूसरे केस का सर, नहीं सुन पाते वो क्या कह रहे हैं। प्लीज सर इतना डेकोरम मेंटेन करिए राहुल लाल जी। पूर्णिमा जी, राहुल लाल जी की प्रॉब्लम ये है, ये डिबेट को खराब करते हैं, रायता फैलाने का काम करते हैं। इसी वजह से अपना एक राज्यसभा का सांसद ये अपना सरकार होते हुए हिमाचल में नहीं जीता पाए। खाली बोलने से, राहुल लाल जी मैं कहता हूँ, बोलने से या रुक्का देने से काम नहीं चलेगा, काम करना होगा। अगर आपकी ये वाली स्ट्रेटेजी नहीं होती तो शायद हिमाचल में आपका सांसद जीत जाता, लेकिन आप लोग बस हाँ हुल्ला रह गए। ठीक है सर, इसी सवाल का मेरा एक अगला भाग था संदीप जी, जिसका जवाब मुझे नहीं मिला है, और इसीलिए उसी सवाल को लेके विजय जी मैं आपके पास आती हूँ। मेरा सवाल ये है कि जरा ये 400 पार ठीक है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अपने आप को प्रैक्टिकली खास तौर से साउथ के लिहाज से आप कहां पर देखते हैं? प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाल रखा है, और मैं ये भी पिछले चुनावों के ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर कह सकती हूं कि आप लोग ठीक कहते हैं कि प्रधानमंत्री जहां पर जाते हैं वहां की सियासी हवा को पूरी तरीके से उलट कर रख देते हैं, और इसीलिए आप उनको जिम्मा सौंप देते हैं। दक्षिण का प्रधानमंत्री मोदी ने संभाल रखा है, लेकिन दक्षिण से प्रैक्टिकली कितनी उम्मीदें आपको नजर आती हैं? पूर्णिमा जी, सबसे पहले मैं अपने कांग्रेस प्रवक्ता का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने स्वीकार कर लिया है कि राहुल जी जो है विपक्ष में ही भूमिका निभाना चाहते हैं। कहते हैं वो विपक्ष में बैठ के वो प्रधानमंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। तो ऐसी भूमिका इनको की बधाई हो कि भगवान इनको ऐसी भूमिका में रखे ताकि ऐसी उसमें रहे। दूसरी बात, मैं अपने पैनलिस्ट बैठा रखे हैं, इन्होंने जम्मू कश्मीर के बारे में बताया। जम्मू कश्मीर के बारे में बच्चा पॉलिटिक्स क्या है, वहां का जो वातावरण है, मौसम है, वो क्या है। और आपने सुना होगा कि हमारे जितने भी फौजी कैंप थे वहां के वो पाकिस्तानी फौजी क्या करते थे, सर काट के ले जाते थे। कितनी घटनाएं हुई अभी, आतंकवादी घटनाएं कितनी कम हो गई हैं, पत्थरबाजी कितनी कम हो गई हैं, ये इनको दिखाई नहीं देता। कम से कम टीवी पे आके की बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में लाल चौक के जन्माष्टमी की जानकारी है इस बात की, जहाँ हम तिरंगा नहीं लगा सकते आप ही की सरकार में, और सत्यपाल मलिक जन्माष्टमी की आप ही के गवर्नर, आप ही के नेता बार बार कह रहे हैं आप चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सत्यपाल मलिक को भी आप पुकार रहे हैं, महिलाएं सुना है आपने उनको भर देते हैं, रोड भर देते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। ये उस जम्मू कश्मीर को अशांत करना चाहते हैं दोबारा, जहां बहन और भैया मोटरसाइकिल। ठीक है विजय जी, सवाल पर आ जाइए जो मैंने पूछा था। मैंने दक्षिण को लेकर सवाल पूछा था, दक्षिण पर जवाब दीजिए सर। देखिए दक्षिण में देखिए आप, आज हमारा पुराने सहयोगी जो है चंद्रबाबू नायडू वापस आ चुके। आपने देखा है वो हमारे खुद आए, हमने उनके साथ इलेक्शन लड़ने का मन बना लिया है। तमिलनाडु में आप देखिए, केरला में आप देखिए, इनके जो रक्षा मंत्री रहे हैं उनके बेटे आज हमारे यहाँ हैं, हमारे साथ हैं, मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। तो दक्षिण में आप देखेंगे कि नहीं, तो विजय जी एक बात बताइए जरा, आपकी पार्टी में लोग कम पड़ जाते हैं क्या कि कांग्रेस से आए हुए को आप हाथों हाथ ले लेते हैं? इनके यहाँ से लोग छोड़कर आते हैं, आप हाथों हाथ ले लेते हैं, अच्छी पोजीशन भी दे देते हैं, अच्छा मौका भी देते हैं, जबकि ऐसा तो नहीं है कि आपकी पार्टी में लोग कम है। नहीं, ऐसा नहीं है हमारी पार्टी में कम है। देखो हम एक राजनीतिक पार्टी हैं, तो फिर बैलेंस एक्ट है। राजनीतिक पार्टी में कोई सच्चे मन से क्या फिर ये सरकार? देखिए कोई ऐसा कानून बता दो। पूर्णिमा जी इस बात का मैं आपको सटीक जवाब देना चाहता हूँ। आ रही हूँ संदीप जी, पूर्णिमा जी कोई कहीं ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि एक पार्टी है जो किसी का, क्योंकि कार्यकर्ता जो होता है उसकी आइडियोलॉजी होती है। अगर कोई कार्यकर्ता, अगर किसी पार्टी का नेता
हमारी आइडियोलॉजी को स्वीकार करता है और हमारी आइडियोलॉजी के तहत काम करना चाहते हैं, तो हमें क्या दिक्कत है? आप मुझे बताइए। वो हमारी आइडियोलॉजी के तहत काम करना चाहते हैं, हमारी विचारधारा से प्रभावित हो, ठीक है, इसीलिए मोस्ट वेलकम है। टीना जी जल्दी से अपना जवाब दीजिएगा और उसके बाद संदीप जी, राहुल जी आपके पास आती हूँ। टीना जी कुल मिलाकर जरा प्रैक्टिकली बात करते हुए चलते हैं मैम, क्योंकि देखिए आप इस बात से नकार नहीं सकती कि इकोनॉमिकली हम ग्रो कर रहे हैं, आप इस बात से नकार नहीं सकती कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, आप इस बात से नकार नहीं सकती कि कड़े फैसले मोदी सरकार द्वारा लिए गए, फिर चाहे वो 370 हो जिसके बाद कश्मीर में शांति की बहाली, आतंकवाद का खात्मा हो, या फिर 3 तलाक जैसे खत्म करने वाली चीजों को लेकर, कुप्रथाओं को लेकर, फिर राम मंदिर का निर्माण एक लॉन्ग पेंडिंग इशू था, आपको लगता है सीएए अब सामने है, ऐसे ये तमाम इश्यूज, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये बीजेपी को मजबूती देते हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस को पीछे लेकर आते हैं, बैक स्टेप देते हैं? पूर्णिमा, बीजेपी ने अर्थव्यवस्था को गर्त में ले जाकर खड़ा कर दिया। मैम आंकड़े तो नहीं कहते ऐसा, ये आप कह सकती हैं, आंकड़े नहीं कहते ऐसा। आंकड़े कौन झूठ बताएगा ये बताइए जरा मुझे आप। ये अच्छा मुझे आप बताइए कैसे गर्त में गए, मुझे आंकड़ों के साथ बताइए, आंकड़ों के साथ बताइएगा टीना जी कैसे गए, कैसे हम लोग आर्थिक लिहाज से पीछे हैं, बताइए। सुनिए ध्यान से। हाँ सुनाइए ध्यान से। को आप 5 किलो, हाँ, 80 करोड़ लोगों को महंगाई की बात नहीं कर रही मैं, आपसे पूछ रही हूँ कि कैसे हम इकोनॉमिकली पीछे जा रहे हैं, कैसे हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी आज की तारीख में आपको नजर नहीं आते और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं बनेंगे, आपको कैसे लगता है? देखिए मैडम, अंतर्राष्ट्रीय झूठ तो देश के प्रधानमंत्री ने यही बोल दिया था कि रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाया है, सबसे अंतर्राष्ट्रीय झूठ, सबसे बड़ा झूठ। मैंने तो नहीं सुना, विदेश मंत्रालय मैंने तो नहीं सुना, मैंने तो टीना जी नहीं सुना। हाँ ये जरूर सुना था कि पहल पर सीज फायर हुआ था और उसके बाद वहां से लोगों को रेस्क्यू किया गया, ये मैंने तो नहीं सुना। मणिपुर से बाहर निकलिए टीना जी, मणिपुर की समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सिर्फ मणिपुर पर आप 2024 का चुनाव नहीं लड़ सकते, सिर्फ मणिपुर पर बात करके आप 2024 का चुनाव नहीं लड़ सकते मैम। ये सब मैं इनको बताना चाहता हूँ लेकिन दूसरी बात दशकों की पुरानी वो परंपरा है, वहाँ पे दशकों से वहाँ पे अशांत क्षेत्र है वो, जिसको करने का काम कर रहे हैं। तो हमारे गृह मंत्री वहाँ खुद रह के आए हैं, 2-3 दिन वहाँ रह के वहाँ ठीक करने की कोशिश की है, क्योंकि दशकों से इन्होंने वहाँ सब कुछ तहस नहस कर रखा था। तो ऐसा झूठ ना बोले टीवी के ऊपर आके। ठीक है टीना जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिएगा, फिर बाकी मेहमानों के पास। देखिए जब इनके एक नेता अनंत हेगड़े, और वो 2016 से यही बात कहते आ रहे हैं कि हम अगर 2/3 बहुमत लेकर आए तो हम संविधान बदलेंगे। इनकी पूरी जो सार्वजनिक हुई है इनका मंसूबा है, इस देश के संविधान को ये बदलना चाहते हैं, इसलिए इस तरीके की नारे देते हैं। और उनकी कमियां एक तरफ, टीना जी मैं बार बार ये सवाल कर रही हूँ और मैं लगातार आपके प्रवक्ताओं से ये कहती हूँ कि डेट शीट अनाउंस हो चुकी है, अपने होमवर्क पर, अपने रिवीजन पर तैयारी करिए, न सिर्फ इस पर कि बगल में बैठा हुआ बच्चा कितना तैयार नहीं है और वो फेल हो जाएगा तो हम जीत जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। अपनी बात करिए, अब तो डेट शीट अनाउंस हो चुकी है टीना जी। हमारा लक्ष्य 2047 में विकसित भारत का है, आप अपना लक्ष्य बताइए। ठीक है विजय जी रुकिएगा प्लीज, विजय जी प्लीज रुकिएगा, टीना जी बात पूरी करें। जी देखिए, हम जब सत्ता में थे इससे पहले भी हमने जो वादे किए जनता के बीच जाकर हमने वो सब वादे पूरे किया। जहां जहां हमारी सरकार है वहां पर भी हम जो वादे कर रहे हैं, मैनिफेस्टो में जो हम डाल रहे हैं, वो हम फर्स्ट मीटिंग में ही हम वो सब वादे पूरे करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया बताइए इन 10 सालों में? अगर इनका डाटा, इनके रिपोर्ट कार्ड में तो नील बटे सन्नाटा, कुछ नहीं, कोई काम नहीं किया, सिर्फ प्रचार और प्रचार। वो लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने बहुत सही कहा था कि मोदी साहब सिर्फ और सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट में माहिर है, और वो इसी में माहिर है, और मीडिया उनका पूरा साथ दे रहा है। इसलिए इस तरीके का साइकोलॉजिकल वॉर बना रहे हैं। टीना जी आपकी बात से जनता मोदी को टीना जी गजब बात कर देते हैं आप लोग, गजब बात कर देते हैं, फेल हो आप, अच्छे नंबर लेकर आप ना आए, लेकिन फिर उसके बाद टीचर खराब, ट्यूशन पढ़ाने वाला खराब, प्रिंसिपल खराब, स्कूल खराब, और मीडिया तो खराब है ही, वो तो छोड़ ही दीजिए, वो तो आप लोग छोड़ ही दीजिए, कोई नहीं। आप लोगों का बड़ा पसंदीदा जुमला बन चुका है। सौरभ जी अपनी बात पूरी कीजिएगा। सौरभ जी जिस प्रकार से सवाल रख देती हूँ। सौरभ जी मेरा सवाल यह है कि जिन बातों का जिक्र भी टीना जी कर रही थी कि हमने मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को गर्त में ला दिया, बेरोजगारी है, महंगाई है, इसमें से सच क्या है और क्या शिगुफा जरा
रहा है, मुझे ये बताइए आंकड़े क्या बताते हैं? और प्रधानमंत्री इसी की बात करते हैं कि हम अपने ट्रैक रिकॉर्ड के साथ जनता के बीच जा रहे हैं, हमने काम किया है। देखिए, जो कांग्रेस की प्रवक्ता है हमारी बहन, जो इनकी बौखलाहट दिखाई दे रही है चैनल पे, ये स्पष्ट रूप से बताता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सियासी कामों की गिनती ने इनका गुणा गणित भाग बिगाड़ दिया है। देखिए, इनका एक ही मुद्दा है, नरेंद्र मोदी हटाओ, और जनता क्या कहती है, मोदी जी की हैट्रिक बनाओ। अगर मैं कह रहा हूं टीना जी, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम नहीं हुआ तो जनता लगातार उनको क्यों चुन रही है, और वो भी इतने बड़े बहुमत के साथ। भाई 2014 के बाद आपके पास 2019 का इलेक्शन था, 2019 भी बम्पर वोट से भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई, और उसके बाद अब 2024 के अंदर बाकी जो विधानसभा के चुनाव अभी पिछले हुए 5 विधानसभा, उसमें 3 प्रदेशों में अंदर इतनी बम्पर जीत, और प्रधानमंत्री ने कुछ काम नहीं किया। तो क्या जनता जो है, जो जनता प्रधानमंत्री को वोट कर रही है, क्या वो इस बात को नहीं समझती? देखिए, आपको समझना पड़ेगा, जो मुद्दे आप टेलीविजन पे कहते हैं वो आपको जाकर के रैलियों में जनता को कन्विंस करने के लिए कहना पड़ेगा। राहुल जी, या तो आप राहुल गांधी जी को समझाइए कि वो भाषण में जाकर के अपने जनता को कन्विंस करें इन मुद्दों पे, ताकि जनता आपको वोट दे। भाई कब तक आप विपक्ष में बैठे रहेंगे? कब तक आप 44 सीटों पर रहेंगे? आपको आंकड़ा छूना है 270 का, आपको चाहिए 230 सीटें। उन 230 सीटों को कैसे लेके आएंगे? चैनल पे बताइए, दोनों कांग्रेस के लोग जो है, मुझे बताइए 230 सीटें आपकी कैसे आएंगी? क्या रणनीति है आपकी? प्रधानमंत्री की 273 तैयार है, 370 की तैयारी चल रही है, 400 सीटों का लक्ष्य है। आपकी 230 सीटें जो 44 थी पहले, अब 230 जो कम पड़ रही है, वो किस प्रकार से आएगी बताइए? कौन आपके पास ऐसा चेहरा है जिसको जनता वोट करने जा रही है, या कौन ऐसा अलायंस है? राहुल लाल जी, सवाल का जवाब दीजिए। राहुल लाल जी, सवाल का जवाब दीजिए, बहुत सटीक सवाल पूछ रहे हैं सौरभ जी। आप ये बताइए, चेहरा कौन, मोहरा कौन, जिसके नाम पर आप उस डिफरेंस को कवर करेंगे ताकि आप 24 का चुनाव जीत पाए या नजदीक भी पहुंच जाए? पूर्णिमा जी, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, और 2004 का चुनाव में कहूंगा सौरभ जी भूलेंगे। फिर छोड़ दीजिए ना राहुल लाल जी, 2004 2024 की बात करिए ना सर, 2024 की बात करिए, फिर मैं 84 की बात करूंगी। आपने भाई कांग्रेस ने छुआ ना, लेकिन 84 सिंपैथी वोट से भरा हुआ था, तो फिर मैं 84 बात करूं, आप 2004 बात करें, क्या मतलब है सर? 2024 की बात करते हैं ना, क्या दिक्कत है? मैं 2024 में बोल रहा हूँ, बस 2024 में रहिए। फिर एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा होगा। आप अपने नेता बताइए भाई साहब, अपने नेता बताइए। आपके गठबंधन में या कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कौन कर रहा है? स्पष्ट करिए चैनल पे, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कौन कर रहा है? इस बार आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। श्री राहुल गांधी जी कर रहे हैं, या मल्लिकार्जुन खड़गे जी कर रहे हैं, या प्रियंका गांधी जी कर रही है? कौन है कांग्रेस का चेहरा बताइए? किसके चेहरे पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है? इस देश की सबसे बड़ी पार्टी, पुरानी पार्टी, अभी नहीं, पुरानी पार्टी, अब तो भारतीय जनता पार्टी है। वो पार्टी जो कभी मुल्क पे राज किया करती थी, आज वो मोहल्ले की पार्टी बन गई है। उसके नेतृत्व कौन कर रहा है? आपने पूछा नेतृत्व कौन कर रहा है, चेहरा कौन? राहुल लाल जी आप बताएंगे या टीना जी से पूछूं? बोल दो, राजस्थान के विधानसभा चुनाव हुए थे, किसका चेहरा पे लड़ा गया था? वहां पर मुख्यमंत्री घोषित किया गया था, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री घोषित किया गया था। अब तो घोषित है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है लोकसभा में। अब तो स्पष्ट है, आपको लड़ना है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे के। ठीक है, इसी सवाल के साथ टीना जी, इसी सवाल के साथ टीना जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले संदीप जी आपके पास आते हुए, क्योंकि जो बीजेपी से मैंने सवाल पूछा था कि फिर कांग्रेस से आते हैं तो आप उनका स्वागत कर लेते हैं, आपके यहाँ कम है क्या चेहरे, उसका जवाब आप देना चाहते थे। संदीप जी बोलिएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए पूर्णिमा जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसका जवाब इनमें से कोई नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये चीजें जरूरी क्यों हैं। जब भगवान राम ने लंका पे चढ़ाई की और विभीषण रावण को छोड़कर राम के साथ आए तो राम की विजय हुई। जब मोदी जी चुनावी मैदान में 2014 में उतरे और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री रहे विजय बहुगुणा, उनकी बहन रीता बहुगुणा, आपके बड़े कांग्रेसी नेता राव इंद्रजीत सिंह जैसे लोग जब बीजेपी में आए, मोदी जी के साथ आए, तो एक बार फिर से कांग्रेस की हार हुई और बीजेपी की जीत हुई।
उसके बाद आपने देखा ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग, चौधरी वीरेंद्र सिंह जैसे लोग, कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे लोग कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी के साथ आए, फिर बीजेपी की जीत हुई। तो ये राजनीति का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जितने लोग कांग्रेस के छोड़कर साथ आएंगे उनको लिया जाएगा, क्योंकि एक कहावत है, घर का भेदी लंका ढा सकता है। तो कांग्रेस को हमेशा कांग्रेस मारती आई है और ये चीज आज भी जारी है। ये चीज राहुल गांधी को समझनी पड़ेगी, अपने लोगों को संभालना पड़ेगा। टीना जी, दो सवाल है। एक जिसका जिक्र अभी संदीप जी ने किया कि ये हाल है आपके यहाँ, उपेक्षित फिर लोग छोड़कर चले जाते हैं, बीजेपी ले लेती है तो आप बीजेपी को ही कोसती है। दूसरा ये कि बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है मैम कि चेहरा कौन है, मोदी वर्सेस हु, ये कम से कम अब तो आप लोगों को जवाब दे देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए अभी हरियाणा की परिस्थिति के बारे में हम बात कर लेते हैं कि अभी जब मैंने सवाल जो पूछा टीना जी, मुझे उसका जवाब दीजिए। मेरे को रेफरेंस नहीं चाहिए मैम। अनिल विज जो वहाँ के गृह मंत्री है वो मुझे रेफरेंस नहीं चाहिए, मुझे रेफरेंस नहीं चाहिए मैम। चेहरा कौन, मोदी वर्सेस हु, लेकिन मोदी वर्सेस हु, मैं बताती हूँ। बिल्कुल जनता है। हम संविधान बचाने के लिए निकले हैं, हम लोकतंत्र को बचाने के लिए निकले हैं। यही संविधान जिसको खत्म करने का काम टीना जी पॉलिटिकली करेक्ट होने की जरूरत नहीं है। टीना जी पॉलिटिकली करेक्ट होने की या फेस सेविंग की जरूरत नहीं है। मेरा बहुत क्लियर सवाल है आपसे, सुनिए मेरी बात, क्योंकि आप लोगों की खबरें कवर करते हुए एक लंबा वक्त बीत चुका है और जब आप लोगों ने विपक्षी गठबंधन बनाया तो ये लगा कि चलिए एक मजबूत विपक्ष सामने आ रहा है। उसमें आपकी बैठकें होती रहीं, जो लोग थे नीतीश कुमार जैसे वो छोड़कर चले गए बीजेपी के पास, फिर अलग अलग राज्यों में आपके यूपी में जैसे तैसे सीट शेयरिंग फॉर्मूला फिक्स हुआ, बंगाल में हो ही नहीं पा रहा, महाराष्ट्र में जैसे तैसे खिसकती हुई गाड़ी आगे बढ़ी। एक चेहरा तो बता दीजिए, आप उस पोजीशन में भी नहीं है क्या? सुनिए टीना जी, आप क्या उस पोजीशन में भी नहीं है कि ये कह सके कि हमारा चेहरा राहुल गांधी का है? आप उस पोजीशन में भी नहीं है क्या अभी? देखिए हमारे पास तो इतने चेहरे हैं। नहीं, राहुल गांधी नहीं है क्या? राहुल गांधी न्याय जोड़ो भारत जोड़ो यात्रा करते रहेंगे। राहुल गांधी नहीं है आपका चेहरा? हमारे पास देखिए प्रियंका गांधी नहीं है आपका चेहरा? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, नहीं लड़ रही है क्या प्रियंका जी? अरे सवाल सुन लिया है मैडम मैंने आपका, तो जवाब तो दे दीजिए। फिर आप जवाब ही तो नहीं दे रही हैं। देखिए हमारे पास बहुत चेहरे हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम सरकार में जैसे ही हम जीत कर आएंगे, चुनाव परिणाम के बाद हम आपको चेहरा भी दिखाएंगे और फिर आप करना उस पर डिबेट, बुलाना इनको विपक्ष के नेताओं प्रवक्ताओं को। भारतीय जनता पार्टी में तो स्पष्ट है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी संविधान को पढ़ लीजिए ना, सौरभ जी कभी संविधान पढ़ाया कि नहीं पढ़ा? भारत में पार्लियामेंट संसद छोड़कर चले गए, दुर्भाग्य है कांग्रेस का, अभी तक कोई एक नेता नहीं तैयार कर पाया जिनके नाम पर चुनाव लड़ने जा रहे। राहुल गांधी जी जिनके आगे पूछा पूरी कांग्रेस में आज उनका नाम लेने में कांग्रेसी शर्मा रहे। ऐसे दिन आ गए कांग्रेस पार्टी के, ये तो बड़ा दुर्भाग्य वाली बात है। जो कांग्रेसी जो है दिन रात राहुल गांधी करते हैं, आज वो ये भी स्वीकार नहीं कर पा रहे कि राहुल गांधी। अच्छा एक सेकंड सौरभ जी, एक सेकंड सौरभ जी, राहुल लाल जी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो बता दीजिए। अब तो वो तो तय हो गया होगा। वो तो देखिए कि बेरोजगारी के मामले को लेकर तमाम जो गरीब महिला उनको 1 लाख रुपया दिया आपकी आवाज में राहुल लाल जी वो खनक नहीं आ पा रही है, पता नहीं क्यों। आप दूर बैठे हैं, शायद मजा नहीं आ पा रहा है। आज आपकी बातें थोड़ा क्लैरिटी के साथ नहीं आ पा रही हैं, पता नहीं क्यों। मैं कह रहा हूँ कि टीम इंडिया का एक तरह से मिनिमम प्रोग्राम दिखता है, उसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ना समझने का प्रयास करे तो नहीं आएगा। मैं कौन सी टीम इंडिया राहुल जी? कौन सी टीम इंडिया, कौन सा गठबंधन? वही तो पूछ रहे हैं। अरे भाई कहाँ पे आप मिलकर लड़ रहे हैं बताइए? बंगाल आप मिलकर लड़ रहे हैं? बंगाल में आपकी सीटें तैयार हो गई क्या? बिहार में आपकी तैयार हो गई क्या? पंजाब में आपकी तैयार हो गई क्या? केरल में आप क्या टीएम उसके लेफ्ट पार्टियों के साथ लड़ रहे हैं क्या? सब जगह तो आप अलग थलग पड़े हुए हैं। जो जिस महागठबंधन की आप बार बार दुहाई दे रहे थे, वो महागठबंधन कहाँ पर है? वो कहाँ है महागठबंधन? आप बताइए मुझे, आप बताइए। अच्छा उस महागठबंधन के नेता का नाम बता दीजिए। चलिए महागठबंधन बनाया है, उस महागठबंधन के कोई एक नेता का नाम बताइए। ममता बनर्जी माना जाए, ममता बनर्जी को माने, अरविंद केजरीवाल जी को माने,
अखिलेश यादव जी को माने या राहुल गांधी जी को ठीक है, माने, चलिए बताइए। कोई बात नहीं, इसमें इन चार में उलझने से तो का- बता दीजिए। इसमें उलझने का सौरभ जी कोई फायदा नहीं है। यहाँ राहुल जनता जी, खुद कोई बात चुनावी नहीं, एक लड़ेगी यहाँ पे। क्लोजिंग कमेंट, क्योंकि अब सही समय बात कम है की मेरे उन्होंने। पास। टीना जी और विजय जी, आपसे एक क्लोजिंग कमेंट लेके इस चर्चा को मैं समाप्त करूंगी। टीना जी, राहुल गांधी हैं कहां पर? दूसरा, घोषणा पत्र, मुद्दे क्या रहेंगे? और बहुत क्रिस्प जवाब दीजिएगा इसका। और चुनावी प्रचार की तैयारी कैसी है अब आपकी? अलायंस की कैसे करेंगे चुनावी प्रचार? एक मंच पर रहेंगे सब लोग, अलग अलग अपने अपने राज्यों में करेंगे? देखिए पूर्णिमा जी, राहुल गांधी ने इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली, अब उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा कंप्लीट की है। कल उनका समापन होने जा रहा है यात्रा का। वो लगातार युवाओं के बीच, महिलाओं के बीच, श्रमिकों के बीच, और हम लगातार युवा न्याय, नारी न्याय की बात कर रहे हैं और ठीक जनता है। के बीच में है हम। ठीक है। आपके पहले सवाल का जवाब। दूसरे सवाल का जवाब ये है, इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। इंडिया अलायंस का चेहरा जब चुनाव के रिजल्ट हो जाएंगे तो आपको चेहरा भी सामने आ जाएगा। तो ठीक आप है। इतने विचलित मत होइए कि प्रधानमंत्री कौन होगा कौन मैं नहीं। या आप? हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, मैं या आप? कॉमन मिनिमम मुझे प्रोग्राम। तो लगा मैं कि आपके मेरे तीसरे चेहरे के का- सवाल पर विचलित तीसरे- आप भी हो रही हैं और राहुल लाल जी भी हो रहे हैं। तीसरे सवाल नहीं, का तो कॉमन संविधान हमें तो प्रोग्राम खबर की बात चाहिए कर रहे हैं। मैडम, खबर ही नहीं संविधान दे के पा रहे अनुसार आप लोग, चेहरा चेहरा बताने कौन की होगा? कोई जरूरत एक नहीं है। यही है इस देश का लोकतंत्र बचाना, इस तानाशाही सरकार से। ठीक है। यही तानाशाही सरकार जो चाहती ठीक है है, इस देश को रक्षा यही बनाना, आपका इस देश मुद्दा को है नॉर्थ कि कोरिया बनाना चाहती तानाशाही है। सरकार से लोकतंत्र तानाशाही को खत्म बचाना होनी है, चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। लोकतंत्र लोकतंत्र को खतरे में बचाना, है। संविधान को विजय बचाना। जी, लोकतंत्र को पूरा पलट देने की तैयारी है क्या? ऑटोक्रेटिक नहीं, सोच है आप लेकिन- लोगों की? बार बार कांग्रेस और विपक्ष इसको लेकर हमला बोलता है। लोकतंत्र की बात का भी मैं जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूं कि बीजेपी में लोग क्यों आते हैं। बीजेपी में मैंने आपको पहले भी बताया था कि नीति और नियत ठीक है। और भविष्य ईडी, हर आदमी सीबीआई और अपना देखता है कि इनकम टैक्स के डर से देश लोग किस आते हैं। हाथों में सुरक्षित ईडी, है, सीबीआई, इनकम देश टैक्स को का डर है विकसित विजय जी, भारत सच्चाई कौन बोल बनाएगा, दीजिए। विकास के लिए कार्य कौन करेगा, लॉ एंड ऑर्डर कौन करेगा। तो इसलिए हर आदमी देखता है अपना अच्छा बुरा करके सबको समझे, इसलिए बीजेपी को तो ज्वाइन 400 करते पार हैं। जा रहे हैं, इसका अच्छा, मतलब अभी आप तैयारी है पवार ने आपकी ज्वाइन किया 400 था। पार की? नहीं, कि वो 400 विकास की पार गंगा अब की बहा बात, के फिर आपके मोदी टीम में आके। सरकार